नमस्कार विद्यार्थियों, आज से हम एक शानदार सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर हिंदी और हिंदी से रिलेटेड मुख्य बातों पर जो भी आपके शानदार वाले क्वेश्चंस होंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये मान करके चलिए कि यदि इस डिस्कशन में हम शानदार वाला पार्टिसिपेशन करते हैं तो अपने को इससे यहाँ पर बहुत बढ़िया वाला बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में हो या फिर सीटेट हो या एमपी टेट हो या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप ये जो व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या अगर हम यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सारी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होता हुआ दिखाई देगा। आज से जो अपना यहाँ पर सेशन शुरू होने वाला है उस सेशन में आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, टाइटल रहेगा, वो टाइटल है आपके पास हिंदी की वर्णमाला से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हिंदी की वर्णमाला से जब अगर अपन स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर इस हिंदी की वर्णमाला से संबंधित जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर जो क्वालिटी वाले प्रश्न डिस्कस करूंगा उन क्वालिटी वाले प्रश्नों को अगर आपको लेना है या आपको लगता है कि हमें इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है Exam8080। इस Exam8080 ऐप पर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो आपको वहाँ पर फ्री नोट्स वाला जो टाइटल रहेगा वहाँ अपलोड रहेगी, तो वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को इसमें शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये प्रश्न इसमें आता हुआ दिखाई देता है। वो टाइटल है इसमें कि निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। यदि मैं अगर आपसे यहाँ पर इसका ऑप्शन पूछूं तो जो मेरे साथीगण मेरे साथ यहाँ पर ऑनलाइन आ चुके हैं वो इसका ऑप्शन दें कि इसका ऑप्शन जो है इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। जल्दी से जो है वो आप अपना यहाँ पर कमेंट दें कि इसका उत्तर ए होगा या इसका उत्तर बी है या फिर आपके पास यहाँ पर सी है। तो जैसे अगर यहाँ पर हम देखें इसमें तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कंफ्यूजन की श्रेणी में है कि इसका उत्तर क्या जाना चाहिए, इसका उत्तर क्या आएगा। अब अगर यहाँ पर इसका देखा जाए तो आगत स्वर के अंदर बेसिकली आपका जो आंसर है वो टाइटल आपके पास क्या है, तो इसका आंसर आपके पास सी वाला है इसका उत्तर। जब अगर आप सी वाले उत्तर की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली उसने वहां पर, चूंकि अगर आप इस वाले पॉइंट को देखोगे तो स्वर तो सब हैं, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो स्वर तो आपके सभी हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यहाँ पर आगत स्वर कौन सा है तो उसका उत्तर आपके पास जाएगा आ, और जिस पर आपके पास यहाँ पर आ अर्धचंद्राकार रूप में लगा हुआ है, ये इसका उत्तर है। क्यों आगत स्वर कहा गया है, तो सामान्यतः इसे आगत स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, इसका जो संबंध है वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर विदेशी भाषा, अर्थात ये विदेशी भाषा से आया गया एक स्वर है जिसको हम यहाँ पर आगत स्वर के अंतर्गत रखते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो पहले के बाद में आपके पास दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औष्ठ्य व्यंजन है। अब बेसिकली यहाँ पर व्यंजनों का एक शानदार वाला क्लासिफिकेशन, और उस शानदार वाले क्लासिफिकेशन में यहाँ पर उन्होंने पूछा कि औष्ठ्य वाला पॉइंट इसमें से यहाँ पर क्या आएगा। अब इसमें से अगर आप यहाँ पर अभी उत्तर देंगे या जो लोग इसमें यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका उत्तर ए होगा या इसका जो है वो बी होगा या इसका सी होगा या डी होगा, तब आपके पास यहाँ पर ठीक है अलग अलग लोगों के द्वारा इसका अलग अलग उत्तर है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखोगे क्या इसमें ह आएगा तो आंसर आपके पास आएगा कि ह इसका उत्तर नहीं है। क्या प जो है इसका उत्तर आएगा, देखते हैं अभी क्या वह जो है इसका उत्तर आएगा, आंसर है न, और जो है क्या इसका न उत्तर आएगा तो आंसर आपके पास यहाँ पर नहीं। तो फिर यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो आपके पास औष्ठ्य वाला क्या होगा, तो सामान्यतः इस वाले शब्द का जो कनेक्शन है वो टाइटल है आपके होंठ से, या जो है अगर आप यहाँ पर इसको ये कहते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर ओंठ से। तो जब अगर आप यहाँ पर होठों की अगर बात करते हो तो वो उसका पूछने का मतलब ये था कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हमारे दोनों होंठ परस्पर मिलते हुए दिखाई दे। तो ये जो आपके पास एक पूरी की पूरी लाइन जाती है यहां से लेकर के प वाला, एक आपके पास फ वाला, एक आपके पास ब, एक आपके पास भ और एक आपके पास म,
ये टाइटल जिसके अंदर जाते हैं वो पॉइंट आपके पास यहां पर कहलाते हैं औष्ठ्य व्यंजन। अर्थात आपके पास यहां पर इनके उच्चारण में हमारे दोनों होंठ परस्पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस पॉइंट को हम यहां पर औष्ठ्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है, तो ये उत्तर है आपके पास यहां पर बी फॉर बॉल। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। जब इस प्रकार के टाइटल होते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड ये दौड़ाना है कि आपका उत्तर जो है इसमें कहां से निकलेगा। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास ये है, इसको ढूंढना है अपने को द्वित्व वाला। अब बेसिकली इसमें यहां पर अगर देखें तो आप लोग पहले इसका उत्तर दें कि इसका उत्तर ए आएगा या इसका बी है या इसका सी है या फिर आपके पास डी है। तो यहां है या नहीं, ये है या नहीं, ये वाला है या नहीं है, या ये वाला है या नहीं। अब इसमें जब अगर आप देखते हैं तो आपके उत्तर में से जो यहां पर इसका सही उत्तर जाना चाहिए वो उत्तर आपके पास यहां पर कौन सा है, तो वो है आपके पास सी फॉर क्रिकेट वाला। इसका मतलब है कि मानव नहीं है, पशु नहीं है, जानवर नहीं है। यहां पर पॉइंट आपके पास आया बिल्ली, अब इधर की तरफ आपके पास यहां पर है द्वित्व। तो इसमें से यदि आप इस द्वित्व में से अगर आप यहां पर निकालोगे तो ये पॉइंट आपके पास है 2। तो ये कहता है इसमें कि ऐसा पॉइंट आपके पास, क्योंकि जब अगर आप इसको देखोगे तो 2 लगातार पॉइंट आपके पास समान जैसा कौन सा पॉइंट आपके पास यहां पर रिपीटिशन हुआ है। तब अपन ने कहा कि इस ल के बाद में एक जो है वापस आपके पास यहां पर ल आता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब है कि ये समरूप व्यंजनों की स्थिति को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है यहां पर बिल्ली, इसका उत्तर होगा। अब क्या एक माइंड में सवाल जा रहा होगा कि क्या बिल्ली के बाद में यदि अगर हमको दिल्ली दे देगा तो ये इसका उत्तर है, तो आंसर आपके पास है यस। पर यदि अगर यहां पर उसने एग्जामिनर ने जो है आंसर आपके पास अगर उन्नयन दे दिया तो क्या इसका आंसर है, आंसर है आपके पास यहां पर यस। उसी प्रकार से जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़े तो अगला पॉइंट अगर मान लो इस प्रकार का आता है, इसमें यहां पर शब्द उच्चारण, तो क्या इसका उत्तर है, तो आंसर आता है यस। मतलब आप अपना जब कॉन्सेप्ट बनाएं तो केवल इस बात को लेकर के न बना लें कि इसमें आपके पास यहां पर अगर ल आए तो वह द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट में आने वाला जो शब्द है वो टाइटल है आपके पास समरूप व्यंजन। वो टाइटल है आपके पास यहां पर समरूप व्यंजन, ये होना चाहिए। समरूप का मतलब होता है समान, समान का मतलब है आपके पास एक समान। तो जब एक समान व्यंजन वर्णों की जब स्थिति होती है तो उस वाले पॉइंट को आप जिस नाम से यहां पर डिफाइन करते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, उसे हम यहां पर द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला पॉइंट आपके पास है, ये प्रश्न लगभग आप सब लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या से संयुक्त व्यंजन है। मतलब वो कह रहा है कि जब अगर आपके पास यहां पर ये 4 ऑप्शन आते हैं, जब अगर आपके पास यहां पर ये 4 आंसर अगर आते हैं तो इन 4 में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो वर्तमान का ट्रेंड ऐसा चल रहा है बेसिकली कि किसी एग्जाम में आया हुआ धुआंधार वाला ये प्रश्न है। अगर आप कहोगे संयुक्त व्यंजन तो इसके जो है चारों उत्तर सही है, आंसर है हाँ। लेकिन आपको इसका उत्तर देने से पहले या अगर आपने माइंड में अगर सोचा हो तो उसका उत्तर देने से पहले आपके पास यहां पर ये लाना है आपको क्या, तो आंसर है आपके पास से। क्योंकि जब सा की बात कर रहा है तो एक आध की बात कर रहा है, लेकिन से की बात कर रहा है तो एक से अधिक की बात कर रहा है। जब आपने कहा कि इसका उत्तर ये भी है, इसका उत्तर ये भी है, इसका उत्तर ये भी है और इसका उत्तर ये भी है। अब ऐसे समय में जब चारों सही हो तो सबसे ज्यादा सही कौन सा है, यहां आने वाले चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऐसे भी जो है अपना माइंड इसमें यहां पर दौड़ना चाहिए। यहां आने वाले चारों ही टाइटल सही हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सही आपके पास कौन सा है, तो उसका उत्तर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि चारों में से जो है आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सही उत्तर आपके पास कौन सा है, वो है आपके पास बी फॉर बॉल। क्यों आप इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि जब अगर आपके पास ये वाला पॉइंट है तो आपने कहा कि ये इन 2 से मिलकर बना है। जब अगर आपने इस वाले पॉइंट को कहा तो आपने ये कहा कि इसका जो है मिलन आपके पास इन 2 से मिलकर बना है। जब अगर आपके पास ये वाला पॉइंट आया तो इसमें आपने कहा कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास इन दोनों से है।
और जब अगर आपके पास ये आया तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर ये है। तो इसलिए जो है इसका सबसे ज्यादा सही उत्तर कौन सा है, तो वो टाइटल आपके पास है यहाँ पर बी फॉर बॉल। मतलब हमारा एटीट्यूड इस दिशा में भी यहाँ पर चलता रहना चाहिए कि माना कि चारों उत्तर सही हैं, सबसे ज्यादा सही कौन सा है, माना कि चारों उत्तर गलत हैं, सबसे कम गलत उत्तर कौन सा है। इस प्रकार के ट्रेंड के साथ यदि हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न के क्वेश्चनों को अगर ट्रीट करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, या आप जो है इनको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला प्रश्न है आपके पास, और बड़ा अच्छा कठिन वाला प्रश्न है। उसने कहा कि वर्ण ई, दूसरा उसने लिया च वर्ग। च वर्ग में आपके पास यहां पर माइंड जाना चाहिए कि आपके पास च है, छ है, ज है, झ है, आपके पास यहां पर इ है। उसके बाद उसने कहा य, और उसके बाद उसने कहा स। इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास 5 ये और 2 ये 7 और 2 ये, टोटल 9 के 9 जो है वो किसी एक जगह जो है जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस जब अगर एक जगह जाएंगे तो इसका उत्तर अगर आपके पास ये आता है कि क्या आप इसको तालव्य मानते हैं, ये क्या आप इसको ओष्ठ्य मानते हैं, ये क्या आप इसको कंठ मानते हैं, ये क्या आपके पास यहां पर दंत हैं, तो ये जो है आपके हिसाब से इसमें कहां जाएगा, या इसका उत्तर आप क्या देना चाहेंगे। तो सामान्यतः आप जब इसको देखोगे तो इसका उत्तर निकालना जो है बड़ा ही आसान है। यदि आपके पास एक ट्रिक वाला शब्द अगर आपको याद हो जाए तो ट्रिक वाला शब्द आपके पास यहां पर ये वाला है जिसका नाम है कता मुदो। इसका मतलब है यहां पर कता मुदो का कि क जो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आया, इस क के अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट है आपके पास, जो हेडिंग है वो टाइटल है आपके पास यहां पर कंठ वाला पॉइंट। जब अगर कंठ की बात करते हो तो इसमें जाता है आपके पास क, ख, ग, घ, और आपके पास यहां पर एक पॉइंट अंग, और सिचुएशनल आपके पास जाता है वो है आपके पास ह। उसके बाद में ये जो ता है, इस ता से जाता है आपके पास यहां पर तालव्य। जब अगर आप तालव्य की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जाता है च वाली लाइन छ, उसके बाद में आपके पास ज, झ, और आपके पास इ, उसके साथ में आपके पास य, उसके साथ में स, और 2 आपके पास यहां पर स्वर आते हुए दिखाई दिए, एक आपके पास छोटा ई और एक आपके पास यहां पर बड़ा ई। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर, इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, तो इसका आंसर अब अगर आप देखोगे तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर तालव्य के अंतर्गत जाने वाले सारे के सारे पॉइंट हैं। क्योंकि एक कंडीशन और है इसमें, यहां पर दोनों उसने प्रश्न में पूछ लिया, एक आपके पास व्यंजन भी और दूसरा स्वर भी। जब अगर आप उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का क्लासिफिकेशन करते हो तो वो जाता है 5 भागों में। जब आप उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हो तो वो जाते हैं आपके पास 8 में। लेकिन यहां पर कुछ नाम ऐसे हैं जो एक दूसरे में यहां पर ओवरलैप होते हुए कॉमन सेंस में जाते हैं, इसलिए आपके पास पॉइंट जो है इसका उत्तर ये जो है कहां गया, तो ये जो है चाहे आपके पास स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य हो या फिर आपके पास व्यंजन में हो, इसकी स्थिति आपके पास यहां पर जाती हुई दिखाई दी। ए फॉर एप्पल वाला इसका आंसर होता हुआ दिखाई दिया। यहां से आगे की तरफ बढ़े तो एक पॉइंट उन्होंने कि स्वरों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से अग्र स्वर का चयन करो। अब एक देखो 2 हेडिंग है, एक जो मैंने अभी आगे की तरफ कही जहां पर आपके पास क्लासिफिकेशन था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है 5। वो कहने वाला विद्वान था हरदेव भारी। अब यहां पर ये जो है एक नया प्रश्न इसमें दे रहे हैं और उसमें से उन्होंने एक का नाम लिख दिया, और नाम जो है इन्होंने यहां पर क्या लिखा, तो पॉइंट आपके पास यहां पर लिखा अग्र स्वर, कि स्वरों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से अग्र स्वर में कौन कौन से जाएंगे। तो ये जब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन को तो आप इसलिए क्रॉस कर दीजिए क्योंकि यहां पर हेडिंग है स्वर और ये दोनों जो हैं वो आपके पास व्यंजन है। अब इसके अलावा यदि अगर आपसे पूछा जाए कि इन 3 में से जो है आपका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, क्या ये होगा, क्या ये है, या फिर आपके पास ये है, तब अगर ऐसी स्थिति को अगर आप इसमें यहां पर देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पर जिसके अंदर है वो है अग्र, ये वाला पॉइंट जहां पर आपके पास है वो वाला है मध्य,
और ये वाला पॉइंट जहां पर आपके पास है वो टाइटल है इसमें यहां पर पश्च। तो ये जो है वो अग्र में जाने वाले स्वर, ये आपके पास मध्य में जाने वाले स्वर, और ये आपके पास यहां पर पश्च में जाने वाले स्वर। मतलब यहां पर एक हेडिंग इसमें और ली जाती है कि जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर आप स्वरों को कितने भागों में बांटते हो। तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास 3, एक गया अग्र, एक गया मध्य, एक है पश्च। ये अग्र का हिस्सा है, मतलब जीभ का सबसे कॉर्नर वाला भाग हमारी मदद करेगा। ये वाला आपके पास मध्य है, मतलब जीभ का मध्य वाला भाग मदद करना, और ये पॉइंट आपके पास पश्च, मतलब जीभ का सबसे पीछे वाला भाग इसमें मदद करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके हिसाब से जो है उत्तर क्या गया, तो आपके पास आंसर जाएगा वो है टाइटल इसमें यहां पर बी फॉर बॉल। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला पॉइंट आया कि निम्नलिखित में से कौन सा से घोष व्यंजन है। एक पॉइंट आपके पास कि निम्न में से कौन सा से घोष व्यंजन है। ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड वर्तमान में खूब चल रहा है। तो आप जो है यहां पर जब अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला तो आपके पास पॉइंट है कि घोष वाला शब्द। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब इसका क्लासिफिकेशन अगर लेंगे तो एक पॉइंट आपके पास यहां पर आता है, वो नाम है इसमें अघोष, और दूसरा टाइटल आपके पास यहां पर आता है वो है सघोष। जब अगर आप यहां पर कभी कभी ये जो सघोष होता है, इस सघोष को हम यहां पर घोष के नाम से भी जानते हैं। अब अगर यहां पर यह है कि अपने को ये देना है, तो क्या आपको पता है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो यहां पर जाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कॉन्सेप्ट होता, हालांकि परिभाषाएं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। परिभाषा आप सबको पता है कि अघोष का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जब अगर आप सघोष की बात करोगे तो आप ये कह देते हो कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो फिर यहां पर आपके पास ये है कि जाएगा कौन, तो बेसिकली आपके पास वर्ग वाले व्यंजन होते हैं। तो जिसमें आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 वाला पॉइंट आपके पास जाता है अघोष में, और नंबर 3 वाला, नंबर 4 और नंबर 5 आपके पास जाते हैं सघोष में। अब जैसे मान लो अगर आप क की लाइन, च की लाइन, ट और त और जब प की लाइन ये 5 लिखो तो क ख इसका हिस्सा हो गया, च छ इसका हो गया, ट ठ इसका हो गया, त थ इसका हो गया और प और फ इसका हो गया, ये इस वाले का। अब यहां से आगे गए तो ग है आपके पास, घड़ी है और आपके पास अंग है। जब यहां से गए तो आपके पास ज है, झ है, ई है। जब अगर आप ऐसे देखोगे तो आपने ये देखा कि ये जो है किसी लाइन में आने वाला तीसरा, ये किसी लाइन में आने वाला चौथा, ये किसी लाइन में ट ठ ड ढ, ये किसी लाइन का चौथा, ये किसी लाइन का पांचवा। ये वाला जो है वो आपके पास विकसित व्यंजन, ये वाला टाइटल आपके पास यहां पर विकसित व्यंजन, और ये वाला जो है च छ ज, ये किसी लाइन का आपके पास तीसरा। तो इसका जो है वो आपके पास सटीक उत्तर क्या होगा, तो सटीक उत्तर होगा वो है आपके पास यहां पर डी फॉर डॉग। मतलब इस प्रश्न ने भी आपको ये बता दिया कि यहां पर ये उत्तर भी गलत नहीं है, ये उत्तर भी जो है वो आपके पास गलत नहीं है, ये वाला भी आपके पास गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर डी सबसे ज्यादा सही उत्तरों में जो है जाता हुआ दिखाई दिया। मतलब आप एक आइडियोलॉजी को कॉमन रूप से एग्जामिनर की समझ रहे हैं कि हमारे पास जब चारों सही है तो उसमें से सबसे ज्यादा सही वाला पॉइंट कौन सा है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट वर्ग नहीं है। मतलब कहता है कि ट वर्ग के अंतर्गत कुछ व्यंजन वर्ण आते हैं, तो ये जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं इसमें से ट वर्ग में कौन नहीं जाता। तो अब अगर आपने यहां पर जैसे मान लो अगर आपके उत्तर इसमें देखे जाएं, अगर आपके इसमें उत्तर देखे जाएं तो आप उत्तर देने का प्रयास करें इसमें, क्योंकि धीरे धीरे जो है अपने को बहुत बढ़िया और शानदार वाला राउंड जो है तेजी के साथ पकड़ना है, क्योंकि अपना जीवन का उद्देश्य ये है कि किसी से पीछे ना रहना। तो उसी पॉइंट में ले करके जो है आप यहां पर देखोगे इसमें तो आया इसमें ट वर्ग। उत्तर देने का प्रयास करते रहे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बहुत ज्यादा भी चिंता न करें। सीखने की प्रक्रिया में जब हम सीखते हैं तो गलतियां मान्य हैं। ट वाली लाइन में आप देखोगे ट, आपके पास ठ, फिर आपके पास ड, फिर आपके पास ढ और फिर आपके पास अण। अब उसने कहा नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है
तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया ए फॉर एप्पल वाला, ये इसका हिस्सा जो है नहीं है, क्योंकि इसको अभी अपन ने यहां पर लिस्ट में देख लिया, इसको अपन ने देख लिया, इसको अपन ने देख लिया, तो इसका उत्तर जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा, वो है आपके पास यहां पर ए फॉर एप्पल वाला। ठीक है, अब यहां से आगे की तरफ अपन बढ़े, जिसमें एक कॉमन बात इसमें यह है कि यदि शानदार वाली अगर किसी को वस्तुनिष्ठ, हिंदी वस्तुनिष्ठ के ऑब्जेक्टिव बुक अगर जिसमें यहां पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का धुआंधार तरीके से एक्सप्लेनेशन वाली बुक अगर आपको चाहिए, तो ये बुक जो है वो Exam@EAT का जो ऐप है उस पर अवेलेबल है, या फिर आप अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म से भी यहां पर देख सकते हैं। और सामान्यतः इस बुक की ये खासियत है कि यदि आपने इसमें से एक एक क्वालिटी वाले प्रश्न को लगा लिया, यदि एक एक क्वालिटी वाले अगर आप प्रश्न लगा लेते हैं, तो मानकर चलिए कि हम उन प्रश्नों को गलत करने की संभावना हमारी 0 हो जाएगी, जो हमारा कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं उस प्रश्न को गलत करता हुआ दिखाई देगा। उस बुक का नाम है आपके पास हिंदी व्याकरण। कल, आज और कल के लिए आपके पास यहां पर ये बुक या टाइटल जो है वो आप लोगों के लिए समर्पित है। फिर आगे चले इसमें, तो यहां से अगला प्रश्न कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, आपको यहां पर जो है ये टिक लगाना है, इस बात को लेकर के समझना है कि होंठ गोलाकार नहीं होते उसे क्या कहते हैं। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन आए, ये 4 आपके पास ऑप्शन आए, जिसमें उसने कहा वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी में जो है आपके होंठ इस प्रकार से होते हैं। जब अगर आप अवृत्तमुखी की बात करते हो तो आपके होंठ ऐसे रहते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो जबरदस्ती बनाए हुए टाइटल आपके पास हैं। ऐसी स्थिति में ये वाला इसका उत्तर होना चाहिए, या फिर आपके पास ये वाला होना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं होते, तो नहीं होने की सीरीज में यदि अगर हम यहां पर प्रश्नों को लगाएंगे, तो वो पॉइंट आपके पास है यहां पर बी फॉर बाल वाला, जिसको आपने कहा अवृत्तमुखी स्वर के नाम से हम जानते हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों का आकार गोलाकार नहीं होता, गोल नहीं होता या वृत्ताकार नहीं होते, उन्हें हम जिस नाम से जानते हैं वो अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन आएगा? ये वाला पॉइंट, एक इसके बाद ये है, ये वाला, ये, और उसके बाद में आपके पास 2 पॉइंट जो हैं ये वाले टाइटल यहां जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब अगर आप वृत्तमुखी की बात करोगे तो उसके अंदर जाने वाले जो पॉइंट हैं वहां पर वो कौन कौन से टाइटल हैं, तो ये 4 टाइटल आपके पास वृत्तमुखी में कहीं ना कहीं जाते हैं। चलते हैं यहां से इसमें आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न सिंपल है, आप सब जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है इसका उत्तर आप सही सही दे देंगे। तो उसने कहा कि ये पॉइंट आपके पास है इसमें, है ना, जिसमें अपन ने इसमें यहां पर कहा कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास क आधा प्लस षटकोण, क्योंकि जब किसी टाइटल के नीचे अगर हलंत लगा है, जब अगर किसी टाइटल के नीचे अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब है कि वो हाफ है। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर षटकोण है, तो ये क्या च और छ से है, क्या छ और य से है, क्या क और छ से है? आंसर यहां पर 9। इसका उत्तर यदि अगर आप लोगों से दिया जाए तो प्रशांत जो है इसका उत्तर यहां पर क्या दे रहा है? तो इसका उत्तर जो है प्रशांत ने क्या दिया, क्योंकि प्रशांत का जो उत्तर है वो पहला वाला आपके पास है बी है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए, इसमें युवराज ने जो है आंसर दिया इसका ए फॉर एप्पल, आंसर यहां पर आपके पास सही। अगला पॉइंट आपके पास, और मैं ये चाहता हूं कि ये प्रश्न कितना भी कठिन आ जाए, कम से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए। टाइटल यहां पर उसने पूछा वर्णों में, मतलब उसने इतने पॉइंट लिए यहां पर के संयोजन से कौन सा शब्द बनेगा, के संयोजन से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब कह रहा है कि इन सब को आप क्या कर दो। तो उसने कहा कि इन सब को आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद में क्या बनेगा। तो ये 4 ऑप्शन में से आप हमें बताएं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए। इस वाले इन सबको जोड़ोगे तो क्या प्रणाम बनेगा, या क्या जो है वो आपके पास यहां पर क्या जो है वो प्रणाम बनेगा। मतलब पहला तो कह रहा है प्रणाम, दूसरा कह रहा है प्रणाम, तीसरा कह रहा है प्राण, चौथा कह रहा है प्राण। इन चारों में से जो है वो यहां पर क्या बनना चाहिए। तो जब अगर हम इसमें यहां पर देखें तो इन चारों में से जो आपके पास बनेगा उत्तर जो है
यहाँ पर प्रशांत ने उत्तर भेज दिया है। इसका ये कहना है कि यहाँ प्राण बनेगा। अब देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली जब अगर आप इसको अगर क्लासिफाई करते हैं तो ये टाइटल आपके पास प प्लस र प्लस अ प्लस अण प्लस आ प्लस आपके पास म प्लस अ, क्या इसका कॉम्बिनेशन यहां से हो रहा है? आंसर है नहीं। अगर इसको अपन करते तो ये है आपके पास प प्लस र प्लस आपके पास अ, उसके बाद में आपके पास न, उसके बाद में आपके पास आ, उसके बाद में आपके पास म, उसके बाद में आपके पास अ। क्या ये इसका ऑप्शन आ रहा है? आंसर है नहीं। यहां देखें तो ये है आपके पास प्र, ये है आपके पास प, फिर है आपके पास इसमें आ, प्रा में आ जो है, प के बाद आपके पास है यहां पर इसमें र के बाद जो है वो है आपके पास आ, उसके बाद आपके पास न, उसके बाद आपके पास अ। अब ये दिख रहा है इसमें कि यार ये वाला जो है वो समानता तो बहुत सारी इसमें, लेकिन आपको ये देखना है कि यहां पर जो है वो अणा है और यहां पर न है। तब ऐसी स्थिति में जब इसका क्लासिफिकेशन लोगे तो प, उसके बाद में आपके पास र, उसके बाद आपके पास यहां पर आ, उसके बाद आपके पास इसमें अणा और उसके बाद आपके पास म। तो इसका जो उत्तर प्रशांत ने यहां पर दिया, या इसमें जो है अब कुछ नाम तो ऐसे लिखे हुए आते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ना। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें इसका उत्तर क्या जाना चाहिए? तो वो है आपके पास डी फॉर डॉग। बेसिकली जब अगर हम यहां पर वर्ण विच्छेद वाला टाइटल देखते हैं तो उसी प्रकार का एक वर्ण संयोजन आता है कि जब आपके पास दो या दो से अधिक ध्वनियां होती है और जब उनको आप जोड़ते हैं और जोड़ने से जो शब्द बनता है उस पॉइंट को अपन यहां पर संयोजन के रूप में रखते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? तो यहां पर डी जो है इसका उत्तर जाना चाहिए। अगला है हिंदी वर्णमाला देश 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 भागों में विभक्त है। अब उसने कहा कि 2 भागों में, या फिर आपके पास यहां पर 4 में, या फिर 7 में, या फिर आपके पास 11 में। यह भी किसी कंपटीशन एग्जाम का प्रश्न है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो 11 वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा यूजलेस लगता है। जब अगर अपन इसको यहां से देखें कि 7 वाला पॉइंट, ये भी बड़ा यूजलेस लगता है, पर इसमें आपके पास हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका उत्तर 2 होगा, ये इसका उत्तर 4 होगा। यदि मैं आप लोगों से इसका उत्तर चाहूं तो इसका उत्तर जो है यहां पर लक्ष्मी ने जो दिया है वो है ए फॉर एप्पल। इसका मतलब है यहां पर कि ये कह रहे हैं कि ये 2 भागों में डिवाइड है, और जब 2 भागों के डिवाइड की बात आती है तो एक नाम जाता है आपके पास स्वर और दूसरा नाम आपके पास जाता है व्यंजन। तो इसलिए इसका उत्तर जो है राइट वाला कौन सा जाता हुआ दिखाई देगा? तो वो है आपके पास ए, जहां पर अपन ने 2 उत्तरों की बात की। फिर आगे देखें इसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट मतलब गर्मी या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास आया कि क्या इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्या इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या इनको अनुनासिक कहते हैं, क्या अंतः स्थ व्यंजन कहते हैं इसमें। तो आपके पास इस प्रश्न में पकड़ने का जो आपके पास पॉइंट है वो टाइटल इसमें यहां पर क्या है? तो वो टाइटल आपके पास इसमें है, वो टाइटल आपके पास है इसमें यहां पर ये वाला शब्द जो है वो आपको इसमें पकड़ना है। इस वाले शब्द को जो है इसमें आपको यहां पर पकड़ना है और इसी से इसको आइडेंटिफाई करना है। जब अगर आप गर्मी की बात करोगे तो स्पर्श की परिभाषा का जो मेन टाइटल है वो टाइटल है आपके पास छूना। जब अनुनासिक की बात करते हो तो आप और हम ये कहते हैं कि यहां पर जो कनेक्शन है वो टाइटल है आपके पास नाक वाला और दूसरा पॉइंट आपके पास मुख वाला। जब अंतस्थ की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली यहां पर एक जो शब्द लिया जाता है वो टाइटल है आपके पास घुमड़कर। लेकिन जब उष्म की बात करते हो तो नाम ही लिखा है उष्म, उष्म की जब बात अगर करते हो तो गर्मी, और जब गर्मी की बात करते हैं तो इसका कनेक्शन जो है वो कहां जाना चाहिए था? तो वो पॉइंट आपके पास है यहां पर ए फॉर एप्पल। अर्थात कहा जाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा होती है जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये जीभ से रगड़ खाकर बाहर की तरफ निकलती है, और जब हवा रगड़ खाकर बाहर की तरफ निकलती है तो कोई ना कोई गर्मी पैदा करती है। इसलिए हम यहां पर इस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल हमारे पास उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और यहां पर आने वाला जो एग्जाम्पल है वो इसमें यहां पर कौन कौन से हैं? तो ये टाइटल है आपके पास 4, वो यहां जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से
जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का, मतलब इस प्रश्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये है कि पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श, मतलब अगर ये जीभ है, ये अगर जीभ है तो ये वाला हिस्सा जीभ का सबसे पीछे वाला, क्योंकि अगर ये जीभ का सबसे कॉर्नर वाला भाग है तो ये कह रहा है पीछे वाले भाग में स्पर्श करे। और जब अगर पीछे वाले भाग की तरफ अगर स्पर्श करे तो इन चार में से कौन सा इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा, कि हम क्या कहते हैं, दंत कहेंगे या तालव्य कहेंगे या कंठ कहेंगे या मूर्धन्य कहेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग क्या दे रहे हैं, इसमें जल्दी से स्पीड से जो है दो इसका उत्तर, कि इसका दंत जाएगा या फिर आपके पास तालव्य जाएगा या इसका कंठ या मूर्धन्य। ठीक है, इसमें जो है अगर आप यहां पर इसको सही तरीके से अगर देखें, समझें और जानें तो बेसिकली यहां पर जो कंठ वाली ध्वनियां वो कह रहा है इसमें कि जो जिह्वा का सबसे पिछला भाग, इसका मतलब है कंठ, और जब कंठ की बात कर रहा है तो ध्वनियां वहीं से निकल रही है, और अगर वहां से निकल रही है तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाना चाहिए, तो ये पॉइंट आपके पास है, इसका सी फॉर क्रिकेट अर्थात कंठ व्यंजन इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर चले यहां से आगे, उसी प्रकार का एक प्रश्न, व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर के दांतों को, जो जीभ है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करे, तो उसने कहा कि अगर जीवा ऊपर के दांतों को अगर स्पर्श करती है तब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को पकड़ने के लिए आपके पास जो एक सिग्नल है वो टाइटल आपके पास ही है, क्योंकि जब अगर आप यहां पर, जैसे आप लोगों ने उत्तर दिया इसका, और उत्तर इसका आंसर दिया यहां पर सी, तो जब अगर आपने इसका आंसर सी दिया तो इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं, जब ये वाली लाइन आप बोलते हो, कौन सी वाली, ये वाली, इसका मतलब है आपके पास त थ द ध न वाली जब लाइन आप अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जो जीभ है, उसमें जीभ जो है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है और फिर ध्वनियां बाहर निकलती है, इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, तो आंसर आपके पास सी फॉर क्रिकेट। फिर उसके बाद यहां से आगे की तरफ बढ़े तो एक उसी प्रकार का प्रश्न वापस परिभाषा डेफिनेशन पर बेस्ड, कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला होंठ, मतलब कह रहा है निचला होंठ दांतों को स्पर्श करे, या अपन ये कहें कि जो ऊपर के दांत नीचे के होंठ पर आए, इसका वाइस वर्सा अगर लो तो कह रहा है निचला ओष्ठ होंठ दांतों को स्पर्श करे, तो उसे हम यहां पर किस नाम से जानते हैं। तो इसमें यहां पर जब अगर आप देखोगे इसकी परिभाषा, तो ये वाला तो टाइटल आपके पास था जीभ का सबसे पिछला वाला भाग, तो इसका कनेक्शन है नहीं। ये वाला पॉइंट भी आपके पास उसी से कनेक्शन है, ये वाला भी उसी से कनेक्शन है, लेकिन जब इसको तोड़ोगे तो ये टाइटल आपके पास इस रूप में यहां पर जाता है। जब इस रूप में ये जाता है तो ये कहा अपने दांत, ये इसने लिए यहां पर दांत और लिए ओष्ठ। तो इसका जो टाइटल आपके पास है, जो आपने यहां पर उत्तर दिया कि जब आप दंतोष्ठ का प्रोनाउंसिएशन करते हो तब यहां पर इसका उत्तर क्या जाएगा, तो आंसर है आपके पास यहां पर व। जब आप खुद भी बोलते हो, जब आप बोलते हो व, तो इसका मतलब आपके पास यहां पर होता हुआ दिखाई दिया कि ये पॉइंट आपके पास ऊपर के दांत नीचे के होंठ पर, या नीचे का होंठ ऊपर के दांतों को कहीं ना कहीं स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहां से चले इसमें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है। आगे भी आपने प्रश्न देखा था, उसी आइडियोलॉजी का एक प्रश्न आपके पास और। तो इसमें से आप जो है, चूंकि जब देखते हो तो वहां भी अपन ने कहा था कि 3 भागों में आपने बांट दिया, एक टाइटल आपके पास अग्र, दूसरा आपके पास मध्य, और तीसरा वाला पॉइंट जो है वो आपके पास पश्च। इसका उत्तर जो है वो आप लोग क्या दे रहे हैं इसमें, आकाश क्या दे रहे हो इसका उत्तर। लक्ष्मी ने जो है इसका आंसर दिया वो है आपके पास ई। चलिए इसमें यहां पर देखते हैं, बेसिकली जब आप अग्र की सूची बनाते हो तो अग्र की सूची में आपके पास ये 4 नाम जाते हैं अग्र में, तो उसने यहां पर पूछा है पश्च वाला पॉइंट। मध्य की जब बात करते हो तो मध्य में जाता है आपके पास ये वाला पॉइंट।
जब अगर आप पश्च की बात करते हो तो बेसिकली यहां जाने वाले जो पॉइंट आपके पास हैं, एक ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपके पास यहां जाने वाले में से हैं। तो हम ये देखें कि इन 5 में से कोई हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन 5 में से, तो आंसर आता है कि ये टाइटल तो मिडाइवल वाला है, ये 2 टाइटल जो है वो आपके पास अग्र वाले हैं। तो जब आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम में जाने वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है, तो इसका पॉइंट आपके पास डी है, पर लक्ष्मी ने इसका उत्तर यहां पर ई दिया था जो कि वो अग्र वाला पॉइंट था, उसका उत्तर यहां पर रॉन्ग है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। जब इस प्रश्न में दिया तो उसने यहां पर 4 ऑप्शन दिया कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन पॉइंट जाएगा। अभी आपने देखा था कि जब अपने वहां पर क्लासिफिकेशन बनाया था तो कंठ के अंतर्गत जाने वाले जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आप जल्दी से जो है स्पीड से यहां पर उत्तर दे दो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। जब कंठ की बात करते हो तो ये लाइन है आपके पास क ख ग घ अंग, और आपके पास एक पॉइंट ये भी आता है, पर इसका कभी किसी दिन लॉजिक दूंगा कि पहले हम इसको यहां पर लगाएं या फिर इस वाले पॉइंट को, एक पॉइंट आपके पास ये वाला आता है यहां पर लगाएं। इसको लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, उसके बाद इसका जो है उत्तर आपको देना चाहिए। इस कड़ी में यहां पर अभी अगर आप देखोगे तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है, तो इसका उत्तर जो है आपके पास यहां पर डी है। फिर यहां से चलते हैं आगे। होठों की स्थिति के अनुसार स्वर वर्ण, मतलब 4 नाम दे दिए, उ, ओ और औ के सही भेद का चयन कीजिए। यहां पर 4 में से आपके पास औष्ठिक, अनुऔष्ठिक, अवृत्तमुखी और आपके पास वृत्तमुखी। चूंकि जब अगर आप अगर एक ही क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं कि औष्ठाकार के आधार पर स्वर आपके पास कितने प्रकार के, तो जब आप कहते हो कि 2 प्रकार के, एक टाइटल आपके पास वृत्त और दूसरा आपके पास अवृत्त, वृत्तमुखी अवृत्तमुखी, तो ये जो 4 जाते हैं इनका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब आपके होठों का आकार सर्कल के समान हो जाता है, और जब सर्कल के समान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा, वो है आपके पास डी फॉर डॉग, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर वृत्तमुखी। अब जो है अगर आप 4 को यहां ले लिए तो बाकी के जो 6 पॉइंट है वो यहां आएंगे। तो वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, 1, ये 2, ये आपके पास 3, ये 4, उसके बाद में आपके पास 5 और एक टाइटल ये 6। फिर आपके माइंड में एक आप लोगों के लिए प्रश्न कि ये वाला पॉइंट जब अगर हम यहां पर स्वरों की बात करते हैं और कहते हैं कि 11 हैं, तो जब अगर आप 11 स्वरों की बात करते हो तो फिर ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, क्योंकि आपने 4 को तो रख दिया वृत्ताकार के अंदर, 6 को रख दिया आपने आवृत्त या अवृत्ताकार के अंतर्गत, तो फिर ये वाला पॉइंट इसमें क्लासिफिकेशन में कहां है। ये एक आपके लिए मास्टर क्वेश्चन है जिसका जो है आपको उत्तर मैं आपसे अगली क्लासों में चाहूंगा, क्योंकि मैं अब आपको पर डे जो है रोज 6:15 बजे अच्छे शानदार टॉपिकों के साथ मैं मिलने वाला हूं, है ना। मेरा ड्रीम का प्रश्न नाम है इसमें यहां पर शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है। तो जब अगर आपके पास यहां पर यह प्रश्न आता है कि शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, तो क्या हिंदी के पाणिनि के नाम से जिन्हें हम जानते हैं पंडित कामदा प्रसाद गुरु हैं, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, या फिर आचार्य हेमचंद्र हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें से अगर आप जो है उत्तर अगर यहां दे रहे हो तो हिम्मत थोड़ी सी कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आपको आगे करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अन्य के बराबर ले जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको अन्य से आगे करेंगे। इस प्रश्न को मैं उसी श्रेणी में रखता हूं कि बाकी अगर कोई व्यक्ति 100 में से अगर 80 पर गया और आपको अगर 90 तक जाना है तो ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता इसमें यहां पर लगेगी। तो इसका उत्तर जो है वो क्या दे रहे हैं, लक्ष्मी ने जो है प्रशांत ने दिया हेमचंद्र, और लक्ष्मी ने दिया इसका उत्तर जो है वो है सी हेमचंद्र।
पर यदि चलो मैं इन दोनों का उत्तर सही मानता हूं, इन्होंने ये कहा कि आचार्य हेमचंद्र जो हैं वो यहां पर शब्दानुशासन नामक किताब लिखने वाले रचनाकार हैं, लेकिन मैं यदि इस किताब का नाम चेंज कर दूं और अगर आपसे ऐसा पूछ लूं कि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, मैंने इस प्रश्न को चेंज कर दिया। पहला उत्तर सही था, शब्दानुशासन के लेखक कौन, आचार्य हेमचंद्र, लेकिन प्रश्न अगर ऐसा आ गया हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन, तब इसका उत्तर क्या होगा। मेरे साथियों से जो है मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर जो है मुझे लिख करके भेजें कि इसका उत्तर हम अगर होते तो ये देते यहां पर। तो ये जो पॉइंट आपके पास है, मतलब इससे जो है एक और समझना है, ये कभी कभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ चीजें याद होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि याद रहने के साथ में प्रॉपर पिंक पॉइंटेड के साथ याद हो, क्योंकि जरा सा शब्द या अगर हो जाए और ऐसी स्थिति में भी अगर आप उत्तर यहां पर हेमचंद्र लगाएंगे तो उत्तर गलत जाएगा। इसका जो है वो आपके पास यहां पर, चूंकि इसमें उत्तर नहीं है, उत्तर आपके पास यहां पर क्या है, तो ये टाइटल आपके पास नाम है वो है किशोरीदास वाजपेयी जो है इसका उत्तर है। यदि अगर किताब पूछ लेता है कि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, तो नाम है आपके पास यहां पर किशोरीदास वाजपेयी। व्याकरण की दुनिया में इनका भी धुआंधार वाला नाम है। फिर यहां से आगे की तरफ अगर चलें तो प्रश्न छोटा है, सबको आपको उत्तर आता है। स्वर ऐ और औ, इनमें से यहां पर क्या है? वो कह रहा है लघु स्वर है, उच्च स्वर है, संयुक्त स्वर, जबरदस्ती बनाया हुआ एक ऑप्शन है। तब ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो ये जो है आपके पास किस प्रकार का टाइटल है, आपका उत्तर सही है इसमें। ये पॉइंट आपके पास संयुक्त स्वर, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है आई, ये जिन दो टाइटलों से मिलकर बना है वो पॉइंट ए है। ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया ओ, जिन दो टाइटलों से मिलकर के बना है वो पॉइंट आपके पास ये है। तो इसलिए दो दो स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है, संयुक्त स्वर। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। क्या धुआंधार प्रश्न है, ध्यान से पढ़ करके ध्यान से उत्तर देना। यह प्रश्न फिर अगेन कह रहा हूं लीडिंग वाले चैप्टरों का क्वेश्चन है। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया, हिंदी में एक विदेशी स्वर सहित कितने स्वरों का प्रयोग होता है, दे इसमें से उत्तर आपका क्या है। क्या आपका उत्तर ए है 11, क्या आपका उत्तर बी है 14, क्या आपका उत्तर सी है 12, ये क्या आपका उत्तर डी है 10। क्या होना चाहिए इसमें से, जल्दी से आप इसका उत्तर दो। ये प्रश्न लीडिंग जोन वाला है, जल्दी से इसका उत्तर दो, क्या आना चाहिए। आकाश, लक्ष्मी, प्रशांत। आकाश ने इसका उत्तर दिया ए, लक्ष्मी ने इसका उत्तर दिया ए, और प्रशांत। चलिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमने कहा कि ये लीडिंग प्रश्न है, मतलब लीडिंग है। मेरे यहां पर साथी लोग जो है उत्तर गलत दे रहे हैं, वो प्रश्न को पढ़ ही नहीं रहे हैं। और उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसने कहा कि एक विदेशी स्वर सहित। अब इन्होंने क्या करा होगा पता है, जिन लोगों ने 11 उत्तर दिया है उन्होंने ये इसको हो सकेगा तो विदेशी ये मान रहे होंगे, लेकिन ये विदेशी वाला पॉइंट नहीं है, ये तो संस्कृत जिंदाबाद है का पॉइंट आपके पास है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उत्तर चेंज नहीं किया, जबकि ये प्रश्न आप जो घर से रट करके गए थे, उस रटे हुए को साइड में करके आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये उत्तर तो इसका रॉन्ग ही है। माइनस करके कहां जाएंगे, क्योंकि स्वरों की संख्या ऑथेंटिक रूप से जो अपन याद करके चलते हैं वो पॉइंट 11। इन दो पॉइंट्स को जो है वो आप साइड में रखिए, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आप यहां पर स्वर के अंदर न रखें। तो यदि ये 11 है तो वो 11 अब आपके पास कौन से, वो आपके नॉलेज में है। 12वां इसमें विदेशी स्वर कौन सा है, तो इसका आंसर है आपके पास ये, इसलिए जो है इसका उत्तर यहां पर गया 12। और ये प्रश्न जो है वो आपको 80+ वाले क्राइटेरिया में ले जाकर के खड़ा करने का दमखम रखता है।
सोचना था, विचारना था और उसके हिसाब से आपको इसका उत्तर देना चाहिए था। चलते हैं आगे। पॉइंट आपके पास आया च, छ, ज, झ उदाहरण हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है कि क्या स्पर्शी व्यंजन है, क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, क्या संघर्षी हैं या फिर अंतस्थ हैं। जब अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का उत्तर मैं मानता हूं ऐसा कि शायद आप लोगों को होगा पता, लेकिन ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। और अगर आपके पास यहां पर इसका डिफिकल्टी लेवल है तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि स्पर्शी व्यंजन में आपके पास 25 आते हैं और वो क से लेकर के म तक है। तो ये तो क से लेकर के म तक में आते हैं, तो क्या इसका उत्तर ये लगाएं? चलो अभी लगा लेते हैं कुछ समय के लिए छोटा सा। फिर आया संघर्षी, तो यहां पर तो बात आती हुई दिखाई दी कि संघर्षी में तो ये जाते हैं, तो ये इसका उत्तर तो होगा नहीं। चलो चलते हैं अंतस्थ में, तो यहां तो इसका उत्तर जो है ये जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो फिर ये ऐसा कैसा पॉइंट है, क्योंकि संघर्षी में तो अपन ने ये लिख दिया पर उसने नाम 2 जोड़ करके लिख दिए स्पर्श संघर्षी। इसका मतलब है आपके पास कि ये जो 25 में से ये जो पॉइंट आपके पास है, जो 4 पॉइंट उसने ऊपर दिए, ये टाइटलों में ऐसा माना जाता है कि जब इनकी ध्वनियों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये जो हवा या जो जीभ होती है वो पहले मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और उसको स्पर्श करने के बाद में हल्की सी जो है वो जो जीभ होती है उसके ऊपर से थोड़ी सी रगड़ खाती है। इसलिए इनको यहां पर एक बाइपोलर वाले कॉन्सेप्ट में इनको डबल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही, ज्यादा सही उत्तर कौन सा है? तो ज्यादा सही उत्तर इसका स्पर्श संघर्षी है। ये 50% सही है और ये टाइटल जो है आपके पास यहां पर 100% सही है और ये दोनों जो है यहां पर आपके पास रॉन्ग उत्तरों में थे। उसी प्रकार से जब आगे चले इसमें तो पॉइंट आया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक दांतों को स्पर्श कर रही, जीभ दांतों को, तो प्रश्न समझ गए होंगे क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है कि इसका उत्तर दंत होगा या फिर इसका कोमल तालव्य है या फिर आपके पास तालव्य है या फिर आपके पास मूर्धन्य है। तो इसका उत्तर आपके पास उसने कहा जीभ दांतों को छू रही है। इसका मतलब आपके पास यहां पर जीभ दांतों को, तो दंत वाला पॉइंट है, मतलब ये त, थ, द, ध, न वाली लाइन का हिस्सा है। इसका उत्तर आप लोगों ने सही दिया। ये 2 पॉइंट क्या है? ड के नीचे बिंदी है, नुक्ता है या तल बिंदु है। ढ के नीचे जो है वो बिंदी है या नुक्ता है। इन दोनों को आप इसमें से यहां पर क्या कहते हो? जल्दी से इसका उत्तर दो, जल्दी से जो है इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर आप क्या देंगे। क्या ये सजातीय है, क्या विजातीय है, या ये विकसित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है वो आप इसमें इसका जो उत्तर दे रहे हैं वो ठीक है, सजातीय नहीं होंगे ये। सजातीय में बेसिकली पेयर चलते हैं जो एक ही जाति का बोध कराते हैं। विजातीय इसमें भी पेयर चलते हैं लेकिन 2 अलग अलग होते हैं। जब आप विकसित की बात करते हो तो विकसित वाले पॉइंट में आपके पास यहां पर इसका उत्तर जाता हुआ दिखाता है, वो है आपके पास सी। हालांकि इसके बहुत सारे नाम हैं, एक इसको आप यहां पर इस नाम से भी जानते हो, फिर उसी प्रकार से आपके पास यहां पर इसको आप इस नाम से भी जानते हो, फिर इसको जो है आप यहां पर इसको इस नाम से भी जानते हो, और इसके साथ में जो है वो आप इसको यहां पर कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी कह देते हो। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इतने नाम हैं और 5वां नाम तो आपके पास यहां पर अवेलेबल हैं। तो ये जो पॉइंट आपके पास है, इसमें आगे की तरफ अगर हम यहां से बढ़े तो अब अगला जो है अपन आज का टाइटल यहां पर रोकेंगे। जय हिंद जो है आप लोगों को कहना है ना। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कल से आपके साथ और बहुत सारे आपके भाई बंधु इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट लेते हुए दिखाई दें। तो आज इस पॉइंट को यहीं रोकता है। जय हिंद अगेन।